हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आज आपका भाई विश्वेंद्र भदौरिया अपने चैनल टॉक विथ विशु द पॉडकास्ट शो में लेके आ गए एक अमेजिंग सा पॉडकास्ट ऑन पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि अगर आप इस पे कंट्रोल पा ले तो आपका गोल चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो, आप बहुत ही आसानी से गोल को अचीव कर सकते। वॉच दिस अमेजिंग पॉडकास्ट बाय जितेंद्र अड़िया जी फ्रॉम इनर वेलनेस ट्राइब। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। उसमें सिकनेस का प्रोग्रामिंग पड़ा है तो सिकनेस बाहर आती रहेगी, पॉजिटिव हेल्थ का प्रोग्रामिंग रखा है तो पॉजिटिव हेल्थ बाहर आएगी। तो आपको पॉजिटिव हेल्थ के लिए सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करना है। वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों। भारत के जाने माने ट्रेनर माइंड पावर पे जिनकी एक्सपर्टीज रही है जितेंद्र अड़िया जी, काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं इन्होंने, जिसमें से एक है प्रेरणा की झरना, जिसकी 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज मोर देन 45 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल हुई हैं। वॉच एंड अमेजिंग पॉडकास्ट बाय जितेंद्र अड़िया जी, जिन्होंने इस पॉडकास्ट पे अपनी डॉक्टर से लेकर आज इतने बड़े ट्रेनर की जर्नी कैसे रही है वो बताई है। उन्होंने बताया कैसे उन्हें चाइल्डहुड एज में डॉक्टर से रिलेटेड मूवीज देखकर मोटिवेट हुए और अपने लाइफ के गोल को डॉक्टर बनने की तरफ शिफ्ट किया, MBBS किया और गांव में जाके गरीब लोगों की सेवा करने की सोची। MD करने के लिए वो फिर मुंबई गए, वहां से उन्हें सऊदी अरेबिया में डॉक्टर की जॉब मिली। सऊदी अरेबिया पे जब गल्फ वॉर हुआ था तो वो उसके पार्ट भी थे। आई थिंक मोस्टली आप सभी ने एयरलिफ्ट मूवी देखी होगी। जी हाँ, मैं अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी की बात कर रहा हूँ, जिसमें अमेरिका ने कुवैत पे 2 मिसाइल्स गिराई थी। वो जो समय था उस समय जितेंद्र अड़िया जी भी वहीं कुवैत पे सऊदी अरेबिया पे मौजूद थे और आई विटनेस थे इस पूरे मामले के। ये पूरे गल्फ वॉर उन्होंने अपने आंखों से देखा था। गल्फ वॉर के बाद अड़िया जी ने अपनी नौकरी खो दी थी। उसके बाद अड़िया जी बैक टू गुजरात आ गए। वहाँ पे उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन किया और वो उसके स्टूडेंट रहे। उसी टाइम अड़िया जी ने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, जिसने इनकी पूरी लाइफ को पलट कर ही रख दिया। जिसके बाद इन्हें अपने लाइफ का गोल मिल गया था, इन्हें अपने लाइफ का मिशन मिल गया था कि इन्हें अब करोड़ों लोगों को माइंड पावर के बारे में सिखाना है। फिर डॉक्टर साहब ने बुक लिखना चालू की और 1998 में इन्होंने अपनी पहली बुक प्रेरणा की झरना को पब्लिश किया। काफ़ी एजेड होने के बाद भी काफ़ी जवान है हमारे जितेंद्र अड़िया जी। 65 की एज में पायलट बनने के लिए इन्होंने फ्लाइंग कोर्स ज्वाइन किया। 73 की एज में वॉशिंगटन DC में स्काई डाइविंग की। यूजुअली जो शौक लोग जवानी के लिए रखते हैं वो शौक अड़िया जी बुढ़ापे पे पूरे कर रहे हैं। एज से भले ही बुढ़े होते जा रहे हैं लेकिन शौक से और भी ज़्यादा यंग होते जा रहे हैं। अड़िया जी वो दिल के काफ़ी साफ हैं, क्योंकि लोगों को अगर करोड़ों लोगों के दिल में छाना है तो उसके लिए उसका दिल का साफ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप अड़िया जी से क्या सुनेंगे। आइए ले चलते हैं आप लोगों को हम पॉडकास्ट की तरफ। वेलकम टू। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज मुझे बेहद खुशी है, आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे शो में मौजूद हैं। भारत के सबसे जाने माने ट्रेनर माइंड पावर पे जिनकी एक्सपर्टीज़ रही, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इनकी किताब प्रेरणा का झरना 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपी सोल्ड हुई। 45 से ज़्यादा देशों में इन्होंने प्रोग्राम किए और इन्हें देख करके ही मैंने अपने ट्रेनिंग करियर की शुरुआत करी। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जी। थैंक यू, मुझे पसंद किया इसलिए। तो कैसे सर जर्नी शुरू हुई? मैक्सिमम लोग तो जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में, तो जो आज यंगस्टर्स हैं उनके लिए अगर आप एक शॉर्ट में बता सकें हाउ इट स्टार्टेड, कि एक डॉक्टर से लेकर के आज एक इतने बड़े ट्रेनर की जर्नी कैसे रही? मैं राजकोट शहर के बाजू में एक वाकानेर करके छोटा सा टाउन है, वहाँ पैदा हुआ था 1951 में। यानी कि आज से 72 ईयर्स पहले। अभी आई एम 73 रनिंग। एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। वहाँ सरकारी स्कूल में मैंने गुजराती मीडियम में 6 स्टैंडर्ड किया। 12 की एज के बाद हम राजकोट में शिफ्ट हुए। राजकोट में रहते थे, वहाँ मैंने बाकी का एजुकेशन ख़त्म किया। उसके बाद मैं मेडिकल में गया, मैं डॉक्टर बना, क्योंकि बचपन में और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था, एक ही अच्छा ऑप्शन दिख रहा था। और कुछ पिक्चरें देखी थी जो डॉक्टर की लाइफ पे थी, हिमालय की गोद में, दिलक मंदिर, आरजू, अमन, ये सब डॉक्टर की कहानी वो टाइम पे आई थी। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली और डॉक्टर बनने का सपना देखा, मेहनत की, मैं डॉक्टर बन गया।
पहले MBBS किया, फिर मेरा सपना था विलेज में जाके सेवा करने का। एक गांव में जाके प्रैक्टिस स्टार्ट की। 1 साल मैंने विलेज के लोगों की सेवा की, मगर मैं कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि वो लाइफ मुझे पसंद नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी नहीं था, व्हीकल नहीं था। ऐसी हालत में मैं जीता था और मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद इमीडिएटली मेरी वाइफ को वहाँ लेके गया जहाँ कुएं से पानी भरना होता था। ओहो। कपड़ा धोने के लिए नदी में जाना पड़ता था और घर में इलेक्ट्रिसिटी गैस नहीं था तो चूल्हे पे हम रसोई करते थे, और ख़ास तो टॉयलेट नहीं था तो खेत में डब्बा लेके जाना पड़ता। अब डॉक्टर बनने के बाद ये लाइफ से मैं तंग आ गया। फिर मैंने क्लिनिक बंद किया, सोचा अब MD करूँ। फिर मैं बम्बई गया। बम्बई में मैं 10 साल रहा, वहाँ मैंने MD किया। काफ़ी जीवन के बारे में सीखा मैंने, पब्लिक स्पीकिंग वहाँ सीखा। ट्रेनर बनने के पहले जो रिक्वायरमेंट होती है मैंने बाकायदा वहाँ ट्रेनिंग ली, वहाँ के बेस्ट के पास। और फिर 10 साल वहाँ रहने के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ी और नौकरी का माइंडसेट था, तो नौकरी करते करते पैसा कमाना है तो गल्फ़ में जाना पड़ता है। तो मैं गल्फ़ के लिए अप्लाई करना शुरू किया और 1985 में मुझे सऊदी अरेबिया में डॉक्टर की जॉब मिली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ मैं 6 साल काम किया एज ए मेडिकल डॉक्टर। 91 में वापस आया। मेरे सामने ही गल्फ वॉर हुआ था। गल्फ वॉर का मैं एक पार्ट था, फर्स्ट गल्फ वॉर 91 का। मेरे सामने 2 बार मिसाइल गिरे थे। अमेरिका ने जो अटैक किया कुवैत के ऊपर ऑक्यूपेशन से छुड़ाने के लिए, उसका मैं आई विटनेस था। वो जो एयरलिफ्ट मूवी बनी थी सर, उस पर हाँ, उसी की बात है ये? वही उसका मैं आई विटनेस हूँ। हमको गैस मास्क की ट्रेनिंग दी गई थी। हम हॉस्पिटल में गैस मास्क पहन के मरीज को देखने जाया करते थे। मैं गैस मास्क लाया था, कुछ सालों के बाद मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि बहुत रखा मैंने 91 वाला। तो वो हॉरर देख के मैं वापस आ गया। फिर मैं सऊदी अरेबिया से, पहले मैं बम्बई था मगर मुझे लगा बम्बई अभी गंदा है। सऊदी में इतनी अच्छी लाइफ थी कि मुझे बम्बई गंदा लगने लगा। फिर मैं गुजरात आ गया कि मुझे लगा गुजरात में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरा कल्चर है, मेरा भाई IAS ऑफिसर है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और पेरेंट के साथ कुछ दिन रहना चाहिए और बच्चों को गुजराती कल्चर भी मिलेगा। ये सोच के मैं सीधा 91 में अहमदाबाद आ गया। मगर सऊदी अरेबिया में मेरे माइंड में ऐसा लग रहा था कि कुछ ट्रेनिंग फील्ड में जाना चाहिए, मगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अहमदाबाद में आने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा रास्ता मिलने लगा। डॉक्टर भारत चंद्र एक आते थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप के लिए, उसका मैं स्टूडेंट रहा करता था। मुझे अच्छा लगा, उनको देख के मुझे लगा कि अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि NLP में सिखाते हैं ना, वन प्रीसपोजिशन है कि कोई एक आदमी कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो उसको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला कि अरे यार, इससे तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। 3 मेरे पास लॉजिक थे। एक तो हाइट में छोटे थे, मैं हाइट में बड़ा हूँ। फिर वो MBBS थे, मैं MD हूँ, उससे एक स्टेप आगे हूँ जी। और वो एक ही लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश में। मैं तीनों लैंग्वेज में कर सकता हूँ। मैं सोचा ये तो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने वहीं पे भारत चंद्र के प्रोग्राम में स्टेज पे डिक्लेयर कर दिया कि मैं गुजरात का भारत चंद्र बन के दिखाऊंगा, और लोगों ने तालियां बजाई। आज भी लोग याद करते हैं। तो वही 92 की बात है, जब आज से 30 साल पहले। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया पब्लिकली, और एक बार पब्लिक में डिक्लेयर करना पड़ा तो करना पड़ता है। इंस्पिरेशन आता गया। मेडिकल कॉलेज में यहाँ मैंने जॉब ले लिया था, प्रोफेसर था, तो मेडिकल कॉलेज में टीचर का काम करता था। सैटरडे संडे में धीरे धीरे एज ए हॉबी शुरू किया, फिर लोग पैसा देने लगे। ऐसे करते करते अपना कारवार चलता गया। और वही टाइम पे मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की किताब पढ़ी थी, जोसेफ मर्फी की। और यहाँ के एक हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे जिनका नाम था शक्ति सिंह जी गोयल, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। वो एक यूथ कैंप कर रहे थे पूरे इंडिया का, जिसमें मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर के लिए बुलाया गया और मैंने पहली बार सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम दिया। वो टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, बोर्ड में लिख के कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करके। 1 घंटे के बाद लोग इतने इंप्रेस हो गए कि सब मेरे साथ फोटोग्राफ के लिए मरने लगे। 200 के 200 लोग। मैं तो हैरान हो गया, क्या जादू हो गया है तो। अच्छा, मेरे बाद दूसरा लेक्चरर था, उसके पास जाने को कोई तैयार नहीं। फिर शक्ति जी गोयल ने मुझे रिक्वेस्ट किया, साहब आप अंदर बैठोगे तभी ये बैठेंगे, ये आपसे इतने इंप्रेस है कि वो अंदर आने को तैयार नहीं है। फिर मैं खुद जाके दूसरे के लेक्चर में बैठा ताकि ये लोग अंदर आए। मैं बाहर जब तक था कोई अंदर नहीं जा रहा था। फिर मुझे लगा कि यार मुझे ज़िंदगी का मिशन मिल गया, ये चीज़ मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ, माइंड पावर अच्छा से अच्छा सिखा सकता हूँ और अब मुझे करोड़ों लोगों को ये सिखाना है। तो वहाँ से मुझे मेरा लाइफ का मिशन मिल गया, करोड़ों लोगों को माइंड पावर सिखाने का। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता गया। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को मैंने कमांड दिया, अपना आप इन्विटेशन आने लगे, हमारे वहाँ आओ, हमारे वहाँ आओ। तो धीरे धीरे आ गया। वही टाइम पे एमवे आया इंडिया के अंदर, और वही टाइम पे लोगों ने मेरे लेक्चर पे से सुन के किताब की डिमांड की कि सर आप जो बोलते हो कोई किताब में नहीं, आप किताब लिखो। मैंने पहली किताब लिखी प्रेरणा का झरना, जो 98 में मार्केट में आई, आज से 25 ईयर्स पहले। लोगों को पसंद आई, ओवरनाइट बेस्ट सेलर बन गए। अब वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया, लोगों को पसंद आई, मेरा काम बढ़ता गया। फिर मैं सोचा अब नौकरी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नौकरी से रिज़ाइन कर दिया 2004 में।
यानी आज क्या उसको भी उम्र रही होगी आपकी उस टाइम? 52 ईयर ओके, तो 52 की एज पे आप फुल टाइम इसमें आए। फुल टाइम इसमें आ गया। अभी Okay. 73 हूँ, मगर 10 साल में दोनों साथ में किया, मेडिकल लाइन का भी किया और ये, क्योंकि सैटरडे संडे फ्री रहता था तो मैं कहीं ना कहीं फ्री प्रोग्राम देता था। यानी कि 41 42 की एज में आपने ये शुरू कर ऑल्टरनेट दिया करियर था। शुरू किया मैं था। जैसा ही सऊदी अरेबिया से रिटर्न हुआ 91 में, 51 का बर्थ है, मैं 91 में वापस आया। और वही टाइम पे मेरे साथ एक हादसा भी हुआ था। मैं वो टाइम पे 25 लाख रुपया कमा के वाइट का लेके आया था मेरी तनख्वाह में से, सऊदी अरेबिया से। मालूम नहीं था कहाँ इन्वेस्ट करना। किसी ने एडवाइस किया शेयर मार्केट में तेज़ी चल रही है, लगा दो। मैंने लगा दिया और वही टाइम पे अरशद मेहता का स्कैंडल खुला ओहो, और मेरे 25 लाख 5 लाख हो गए। तो मेरे जो पैसा कमा के लाया था सब डूब गया। वहाँ मैं मर्सिडीज लेके घूमता था और यहाँ आके मैंने बजाज स्कूटर से मैंने लाइफ की शुरुआत की। क्या बात मेडिकल है कॉलेज सर। में मेरी तनख्वाह थी 4,000 रुपया। सऊदी अरेबिया की मैंने जॉब छोड़ी थी, वो लास्ट महीने की मेरी तनख्वाह थी 1 लाख रुपया। ओहो, उस 1 लाख जमाने की में। तनख्वाह, आज से 30 साल पहले तनख्वाह 1 लाख रुपया थी। वो छोड़ के मैं 4,000 में यहाँ शुरू किया। क्या गल्फ वॉर का मजबूरी था तो आ गया था वापस। फिर धीरे धीरे ये लाइन में आने के बाद तो दुनिया ही बदल गई। किताब बेस्ट सेलर बन गई। आज मेरा 117 बुक का रिकॉर्ड हो गया। 117 बुक 117 मार्केट। किताबें, क्या बात है इतनी सर। सारी किताबें हैं और अच्छी चल रही है। और एक रिकॉर्ड ये भी हुआ कि विजुलाहन किताब, एक ही आदमी संजय जैन करके आदमी हैं, उन्होंने 5 लाख खरीदी और मेरी प्रेरणा का जन्ना DVD भी 5 लाख खरीदी। ये भी एक रिकॉर्ड है कि एक ही आदमी की एक ही DVD, एक ही आदमी ने एक ही पेमेंट के साथ 5-5 लाख खरीदी है। यह भी हुआ है। तो ऐसे बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा का जन्ना 10 लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो मज़ा आ गया। अभी तो लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, फिर बाहर की दुनिया से ऑर्डर आने लगे तो दुनिया के इतने सारे कंट्री में गया। 20 बार तो मैं अमेरिका जाके आया। तो अभी तो आप 45-50 देशों में प्रोग्राम कंडक्ट कर चुके हैं। यस, अवली सर, एक आपका एक और है ना सर कि आपने फ्लाइंग भी सीखी थी। वो या, आप मैंने कई बार ये 60 किस्सा शेयर करते हैं कि साइकिल हाँ, से। बचपन में एक्चुअली डॉक्टर बनने के पहले मुझे पायलट बनने की इच्छा थी, मगर गुजराती मीडियम का स्टूडेंट था, दुबला पतला था। मेरे फादर को कुछ समझता नहीं था, पैसा भी नहीं था पायलट की ट्रेनिंग का, तो सपना अधूरा रह गया। फिर कब संजोग ने मुझे डॉक्टर बना दिया, मगर वो सपना अंदर पड़ा था, बीज अंदर पड़ा था। फिर एक बार मैं गोविंद भाई दौड़किया के प्रोग्राम सूरत में अटेंड करके शताब्दी से वापस आ रहा था। मेरे को पैसेंजर से मेरी दोस्ती हुई। वैसे मैं को पैसेंजर से दोस्ती करता नहीं, अचानक हो गई। पूछा आप क्या करते हो? बोले मैं फ्लाइंग क्लब का मैनेजर हूँ। बोला फ्लाइंग क्लब क्या करती है? बोले पायलट बनाती है। बोला अहमदाबाद में है? बोले हाँ। बोला उसमें एज लिमिट है? बोला नहीं। बोला मैं तो इतना 65 का हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप अगर फिट है तो कर सकते हो। बोला वंडरफुल। बोला एजुकेशन? बोले 10th पास। मैं बोला तो मैं MD डॉक्टर हूँ और मैं फिट भी हूँ। पैसा? बोले 6.5 लाख रुपया लगेगा। प्राइवेट पायलट लाइसेंस वो भी था मेरे पास। बोला कल आता हूँ मैं फॉर्म भरने को। भर दिया और पायलट ट्रेनिंग स्टार्ट की, क्योंकि शौक था, तो हॉबी पायलट बन गया मैंने। तो ये भी हुआ। लास्ट ईयर मैंने वॉशिंगटन में स्काई डाइविंग किया 72 ईयर्स की एज में, जो ये एज में कोई सोचता भी नहीं है। तो ऐसे एडवेंचर का शौक रहता है। अभी स्काई डाइविंग करके आए अभी आप? अमेरिका में लास्ट ईयर मैंने स्काई डाइविंग किया। क्या बात है सर। वॉशिंगटन में गया वो। तो ये क्या सीक्रेट है आपका? 73 की एज में आप यंग हैं। मुझे अभी भी याद है, काफ़ी साल हो गए मैं आपसे पहली बार तो निर्मा के प्रोग्राम में मिला था। पहली बार तो मैं आपको निर्मा में देखा था। उसके बाद में आई थिंक 2015 या 16 से मैं आपको क्लोजली जान रहा हूँ। बट आप एज ऐसा लगता ही नहीं कि आपकी एज बढ़ रही, उल्टा यंग होते जाते हैं आप। तो क्या ऐसा कुछ रूटीन जो ऑडियंस को आप बता सकें, क्या आप अलग ऐसा करते हैं फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए? पहली बात तो ये है कि फिट रहने के लिए मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? हम बार बार स्टेज पे जाते हैं ना, लोग हमें देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बिल्कुल एक एक अपना बटन कैसा है, पेन कौन सी है, हेयर स्टाइल कैसी है, सब देखते हैं। चश्मे की ब्रांड कैसी है, और लोग हम मुझे आके पूछते भी है कि चश्मे की ब्रांड कौन सी है, लास्ट टाइम तो आपने ये कलर का कपड़ा पहना था। तो मैंने सोचा यार इतना ये देखते हैं, और मेरा ऑडियंस 1000 से ऊपर आ करता था, यानी 2-2 हज़ार आँखें आपको माइक्रोस्कोप में देख रही है, तो आपको अच्छा दिखना अच्छा है। आपको मालूम है कि कितना ये रहता है, जब 2-2 हज़ार लोग 2-2 हज़ार आँखें आपको देख रही है तो आपको फिट तो रहना ही है। ट्रू। दूसरी बात है कि मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को पूछता है 100 साल जीना है, क्या करूँ? डॉक्टर बोलता है शादी कर लो। बोले शादी करने से मैं 100 साल कैसे जीऊँगा? बोले नहीं, 100 साल जिएगा नहीं, मगर तेरी 100 साल जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी शादी के बाद। तो इसके उल्टा है, जब आप ट्रेनर बनते हैं ना तो 100 साल जीने की इच्छा होती है। हाँ, तो मेरा ट्रेनर बनने के बाद मुझे लगा यार जल्दी क्यों मरना है, अभी इतना 70 में तो सब मर जाते हैं, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, तो मुझे तो हेल्दी रहना पड़ेगा। तो मैं इसके जितने भी फंडा जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, जो मेरा मेडिकल नॉलेज से सीखा हूँ, खुद के ऊपर ट्राई करता हूँ।
डेली 3 घंटा मेरे लिए निकालता हूँ। मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जिमिंग, सब कुछ मैं करता हूँ। खाने में मैं बहुत ही डिसिप्लिन रखता हूँ। जंक फूड मिनिमम खाता हूँ। आजकल तो मैंने मिठाई भी बंद कर दिया, बिना शुगर की चाय कॉफ़ी पीता हूँ। चपाती के ऊपर घी भी नहीं लगाता हूँ। तो सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से भी होता है, क्योंकि मुझे लंबा जीना है। और लोगों को मैं तो हमेशा मेरे ट्रेनर को कहता हूँ कि लोगों को इम्प्रेस करने का सबसे पहला तो फंडा ये है कि आप फिट बॉडी के लेके लिए स्टेज पे जाओ। ये सुरेंद्र वत का टाल कटोरा में प्रोग्राम था, 3000 लोग थे। जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं दौड़ के गया। कोई भी वहाँ ट्रेनर दौड़ के नहीं गया था, सब चल के गया था। तो सबको अजीब लगा कि यार 73 ईयर का आदमी दौड़ के स्टेज पे आता है, और सीधा बोलना शुरू किया। तो Right. फिटनेस की वजह से होता है। तो मैंने देखा है कि सबसे पहले तो लोग आपकी फिटनेस से, बॉडी फिगर से और आपका एनर्जी लेवल से ये इम्प्रेस होते हैं। अदरक जैसा बॉडी लेके स्टेज पे जाओगे तो कोई इम्प्रेस नहीं होगा। सो ट्रू। सीधी बात है। तो ये मेरा मोटिवेशन है कि मुझे 100 साल जीना है, 100 साल काम करना है, दुनिया के बहुत सारे भी देश देखने हैं। अभी 15 दिन के बाद मैं यूरोप की लंबी टूर में जा रहा हूँ, जो मेरे फेवरेट कंट्री है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। मैं अभी जा रहा हूँ 18 तारीख को। इसके बाद मैं भूटान जा रहा हूँ, इसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। तो कंटिन्यू इतने नए नए कंट्री देखना है तो फिटनेस तो चाहिए। सो ट्रू। वैसे घूमने का शौक है तो 3 चीज़ चाहिए, हेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, टाइम चाहिए। हाँ, तो अभी मेरे पास तीनों है। तीनों मेरे है। पास इनफ टाइम है, इनफ पैसा है और फिटनेस है। सो ट्रू सर। यू सीन द वर्ल्ड, कितना ट्रैवलिंग करने में कितना एग्जॉस्शन होता है, चलना पड़ता है। आजकल तो एयरपोर्ट इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली मुंबई का एयरपोर्ट का देखा है क्या हाल है। अगर फिटनेस नहीं रही तो नहीं अच्छा होता है। लवली सर। सो अगर ऑडियंस को 2-3 ऐसे टिप्स हम दे सकें कि एक आम इंसान अपने आप को फिट रहने के लिए क्या क्या प्रायोरिटी बना सकता है, क्या ध्यान रख सकता है? पहली बात तो ये है कि फिट रहने के फ़ायदे क्या है, हेल्थ के फ़ायदे क्या है, ये देखो। मैंने एक गुनी गुरु के ऊपर ही पॉजिटिव हेल्थ करके प्रोग्राम रखा है, जो लोगों के लिए फ्री हमने रखा है। यस। उसके बाद मैंने सब कुछ फंडा दिया है। तो जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा ना काम करने का, तब तक वो करोगे ही नहीं। राइट। तो मोटिवेशन कब आएगा? जब आपके सामने लिस्ट होगा कि अगर मेरी फिट बॉडी है तो मुझे इतने इतने फ़ायदे हैं, जो मैंने वो प्रोग्राम में गिना है। कि आप फूड एंजॉय कर सकते हो, आप डांस के शौकीन है तो डांस कर सकते हो, स्पोर्ट्स के शौकीन है तो स्पोर्ट्स कर सकते हो, मेरे जैसा ट्रैवलिंग का शौक है तो वो कर सकते हो, आपको लोगों की सेवा करनी है तो भी फिटनेस चाहिए। ऐसे ही बॉडी में से पॉजिटिव सिग्नल के लिए चाहिए, सेक्स एंजॉय करने के लिए आपको हेल्थ चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए। वैसे 50 फ़ायदे हैं जो हेल्दी बॉडी से मिलता है। जैसे आपकी बॉडी ख़राब हो गई, ये 50 फ़ायदे आपके कैंसिल हो जाते हैं एक गलती की वजह से। सो ट्रू। तो सबको पहले बोलता हूँ कि फ़ायदे का लिस्ट बना के रखो तो आपको एक मोटिवेशन रहेगा। एक आ गया मोटिवेशन वाई, इसके बाद आएगा हाउ, कैसे करना है, कि हाउ आई कैन रिमेन फिट। तो सबसे पहले ऐसा मानते थे कि हेल्दी बॉडी एज ए हेल्दी माइंड। अभी उल्टा हो गया, हेल्दी माइंड एज ए हेल्दी बॉडी। बॉडी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। राइट। तो अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, हेल्दी है, यंगस्टर जैसा फील करते हो, यंगस्टर जैसा सोचते हो, यंगस्टर जैसा गोल रखते हो, काम करते हो। जैसे कोई यंगस्टर भी अफ्रीका, अभी मेरा अमेजोन जंगल बाकी है, अगले साल मैं अमेजोन के जंगल में ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ। तो यंगस्टर जैसे गोल रखते हो ना, तो माइंड के वो सिग्नल बॉडी में जाते हैं। ट्रू। तो हेल्दी माइंड एज ए हेल्दी बॉडी, नॉट दैट हेल्दी बॉडी एज ए हेल्दी माइंड। तो मैं सबको ये कहता हूँ हेल्दी माइंड रखो। और आपके जैसे यंगस्टर लोगों के साथ काम करता हूँ तो मुझे कभी वो बूढ़े वाला विचार ही नहीं आता कि अब तो मेरा क्या होगा। और बॉडी में एक भी अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, एक भी बीमारी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, अभी मोतिया स्टार्ट नहीं हुआ, स्टेन नहीं बिठाया, जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं किया, प्रोस्टेट नहीं बढ़ा हुआ। ये सभी जो 60 के बाद शुरू हो जाता है, एक भी बीमारी नहीं आई बिकॉज ऑफ पॉजिटिव माइंड। इसके लवली सर। तो पहली बात है आपका वाई स्ट्रॉन्ग करो, देन हाउ को समझो। और जब वाई स्ट्रॉन्ग है और हाउ स्ट्रॉन्ग है ना, तो हाउ वाली चीज़ों में इम्प्लीमेंट करने में आपको ये मोटिवेशन रहेगा कि मुझे ये फिट रहना है, तो तब आप फिट रहोगे। तो मेरे जैसा तो 2-3 घंटा निकालोगे। मैं अभी राकेश झुंझुनवाला का जो एग्जांपल है सबको दुनिया को मालूम है। राइट। कि 45,000, अभी मैंने कल सुना 60,000 अभी उसकी नेटवर्थ हो गई, बाद में बढ़ गई 60,000 करोड़। 60,000 करोड़। और दुनिया छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि हेल्थ को निगलेक्ट किया। यानी एडमिटेड पब्लिकली कि मैंने हेल्थ को निगलेक्ट किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब इतने एग्जाम्पल देखने के बाद भी लोग क्यों नहीं समझते हैं, ये मुझे समझ में नहीं है। फिर भी हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं लोग। तो मैं सभी दर्शकों को कहूँगा कि देखो मैं 73 में फिट हूँ, फिट और रह के दिखाऊँगा। मुझे लोग बोलते हैं कि 10 साल के पहले दिख रहे थे, उससे अभी ज़्यादा फिट दिख रहे हैं, यस। यंग दिख रहे हैं।
ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा ज़्यादा young। एनर्जी। तो वो सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से नहीं है, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। मेरा वाई एंड हाउ स्ट्रॉन्ग है। एंड बीइंग ए डॉक्टर मुझे मालूम है कि बॉडी क्या मांगती है। देखिए, बॉडी हर चीज़ का सिग्नल देती है आपको, और हम जैसे ही सिग्नल को निगलेक्ट करते हैं ना, बॉडी हमें बदला लेने का शुरू कर देती है। जैसे प्यास लगती है, हम पानी नहीं पीते, तो बॉडी का इंसल्ट है कि वो पानी मांग रही है, डिहाइड्रेशन है, आप देते नहीं हैं, तो बॉडी में नुकसान तो होगा। भूख लगती है, आप खाना नहीं खाते, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, आप जंक फूड खाते हैं। उनको नींद चाहिए, तो आप रात को 2-2 बजे तक जागते रहते हो, तो बॉडी तो हिसाब रखेगी। बॉडी हर चीज़ का हिसाब रखती है, पूरा अकाउंट मेंटेन करती है। और जितना जवानी में आप उसको नुकसान करते हो ना, उतना बुढ़ापा बदले के साथ आपको परेशान करेगी। 60 के बाद शुरू हो जाता है, एक के बाद डॉक्टर का चक्कर। क्योंकि जवानी में जब आप सहन कर सकते थे, तो आपने बॉडी को एब्यूज़ किया, जितना एब्यूज़ किया उतना बदला 60 के बाद लेगी। तो मैं बहुत जल्दी संभल गया हूँ। दूसरी बात है कि मेरा MD यानी स्पेशलाइजेशन प्रिवेंटिव मेडिसिन में है, यानी बीमारियों से कैसे बचना है, ये मेरा सब्जेक्ट था जो मैं मेडिकल कॉलेज में सिखाता था। तो बेसिकली मेरा नॉलेज कोई भी इंसान से ज़्यादा रहेगा कि हाउ टू प्रिवेंट ऑल दिस थिंग। तो जैसा आपने कहा कि माइंड में यंग फील करना बहुत ज़रूरी है, और रिसेंटली अगर हम देखें तो जो माइंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ के जो इशू हैं, जैसे अभी भी आपने स्ट्रेस की बात की, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं करंट मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। इंडियन साइकियाट्री सोसाइटी ये कह रही है कि 20% से ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और स्पेशली कोरोना के बाद तो ये और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे कॉजेज़ हैं, ऐसा क्या पिछले 5-7 साल में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये इश्यूज़ और ज़्यादा बढ़ रहे हैं? वेरी गुड। देखिए, मैं मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ता था, तो ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तब तो कोलेरा, टाइफॉइड, मलेरिया, उसी चीज़ों को हमने सीखा है। और सभी की कुछ ना कुछ दवाई थी, एंटीबायोटिक था, ये था, वो था। मगर अभी मैं देख रहा हूँ तो वो कम होते जा रहा है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। जी। उसकी वजह से ये वाटर रिलेटेड डिजीज़ और एनवायरनमेंट रिलेटेड डिजीज़ कम होते जा रहे हैं। मगर हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सिटी लाइफ में आके, उसकी वजह से काम, बिजनेस, ये सभी चीज़ें, कंपटीशन, ये इतना स्ट्रेसफुल हो गई है कि ये सभी स्ट्रेस की वजह से होती है। तो जब तक स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं जानेंगे, तब तक ये बीमारियों के हम शिकार बनते रहेंगे। जी। और स्ट्रेस की वजह से एक और प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के इश्यू। मैंने कहीं पढ़ा था 45% डाइवोर्स रेट हो गया है अभी। और जब आपकी रिलेशनशिप ट्रेंड रहती है, तो उसका जो स्ट्रेस रहता है ना, वो बाकी की बीमारी पैदा कर देती है बॉडी में। ट्रू सर। तो एक विशियस साइकिल चालू होता है कि आप एकदम हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, मर्सिडीज कार है, धीरे धीरे आपका वाइफ के साथ, बच्चों के साथ रिलेशनशिप बिगड़ता है, उसकी वजह से स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस की वजह से आपका हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होती है, और वही बिगड़ी हुई हेल्थ आपका बिजनेस भी खराब करता है। तो एक विशियस साइकिल में आदमी पड़ जाता है, और फिर उनका ये जो राकेश झुनझुनवाला का हालत हुआ, ऐसा ही होता है कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद भी लाइफ में वो फेल हो गया। तो मैं सभी को कहता हूँ, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनो, मगर सक्सेसफुल लाइफ तो करके दिखाओ, जी के बताओ। आपकी फैमिली साथ में होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। राइट। तो यूजुअली बैलेंसिंग की बात करता हूँ कि लाइफ में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, जो बहुत कम लोग